आज का हमारा टॉपिक है फिनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। केंद्र और राज्यों में वित्तीय संबंध, इसको आप तनाव भी कह सकते हैं, टेंशन। और ख़ास करके 1967 के बाद जब केंद्र में और राज्य में अलग अलग सरकारें आईं, तो उसके बाद से इसमें केंद्र और राज्य में खटास उत्पन्न होने लगा। डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ द सर्टेन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस। और जो मुख्य मुद्दा था वो था वित्तीय, फिनेंशियल। और फिनेंशियल प्रॉब्लम क्यों उठा? क्योंकि जब आप देखेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब बहस हो रहा था और जब पार्टीशन नहीं हुआ था, तो उस समय में दो बातें थी कि कॉरपोरेशन टैक्स और दूसरा कस्टम ड्यूटीज। ये दोनों जो टैक्स है उसको केंद्र और राज्य में विभाजित किया जाएगा। लेकिन जब पार्टीशन हो गया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बना ही रहा था, उसी पीरियड में पार्टीशन हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो संविधान निर्माताओं ने देखा कि एक मजबूत केंद्र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि अगर मजबूत केंद्र नहीं रहेगा पॉलिटिकली एंड फिनेंशियली, तो राज्यों में जो विभाजनकारी तत्व हैं वो हावी हो जाएंगे। और जिस तरह से अभी हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ है, हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत सारे जो यूनिट हैं, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या तमिलनाडु, जो उस समय में डीएमके के अधीन काम कर रहा था, और वहाँ पर एक उनका एजेंडा हिंदुस्तान से अलग होने का भी था, जो बाद में 1950 के बाद में उन्होंने अपने पॉलिसी में चेंज किया। तो कॉरपोरेशन टैक्स और कस्टम ड्यूटीज, ये दोनों को यूनियन लिस्ट में रखा गया। तो अभी आप क्या देखते हैं कि इसमें राज्य की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। दोस्तों, हमारे संविधान में आर्टिकल 268 से आगे आप देखेंगे कि केंद्र और राज्यों में वित्तीय संबंध के बारे में बताया गया है। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि केंद्र की स्थिति राज्यों से वित्तीय मामले में ज़्यादा मजबूत है। बहुत सारे जो टैक्सेज हैं, टैक्स मतलब कर, टैक्सेज जो हैं वो केंद्र के द्वारा टैक्सेज लेविड बाय सेंटर एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स। पहला जो पॉइंट है कि जो बहुत सारे जो कर हैं वो केंद्र के द्वारा लेवी लगाए जाते हैं, मतलब निर्धारण किया जाता है। और कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड स्टेट्स के द्वारा उसका कलेक्शन होता है, वो जमा करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। अप्रोप्रिएट मतलब उपयोग करते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, जैसे स्टाम्प ड्यूटी, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स। स्टाम्प ड्यूटी में एक्सक्लूडिंग कोर्ट का स्टाम्प जो ड्यूटी है उसको छोड़ करके, और इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इंश्योरेंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड इंश्योरेंस, ये सारे आइटम आते हैं जिसमें कि केंद्र तो निर्धारण करता है, लेकिन कि कर का दर क्या होगा, मैंने लेवी मतलब कर का दर क्या होगा, लेकिन उसका कलेक्शन और उसका उपयोग राज्य के सरकारों के द्वारा किया जाता है, जो आर्टिकल 268 में बताया गया है। दूसरा, सर्विस टैक्स लेविड बाय द सेंटर एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स। आप जानते हैं कि सर्विस टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, तो इसका जो व्याख्या है वो आर्टिकल 268 में है, 268A में, ठीक है। इसके बाद में तीसरा है कि टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर एंड असाइंड टू स्टेट। इसकी व्याख्या कहाँ है? आर्टिकल 269 में। टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर एंड असाइंड टू स्टेट्स, जैसे कि सेल और परचेज ऑफ गुड्स एक्सेप्ट न्यूज़पेपर को छोड़ करके, इस पर केंद्र सरकार टैक्स का निर्धारण करती है।
कलेक्शन भी करती है, लेकिन वो राज्यों को दे देती है। इसके बाद टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। इसमें आर्टिकल 270, इसमें इसकी व्याख्या है। उसके बाद में सरचार्ज ऑन सर्टेन आइटम्स एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स। सरचार्ज ऑन सर्टेन आइटम्स, सरचार्ज ऑन सर्टेन आइटम्स, इसमें गलत लिख दिया मैंने, सरचार्ज और सर्टेन आइटम्स कलेक्टेड एंड appropriated by सेंटर। अब जैसे आपने देखा होगा कि पेट्रोल पर सरचार्ज लगा देते हैं, ये केंद्र सरकार लगाती है, और ये सरचार्ज जो होता है वो टोटली जो है वो केंद्र अपने जिम्मे में रखता है। उसमें पेट्रोल प्रोडक्ट्स हो तो उसके जो दाम जो निर्धारण होते हैं उसमें जो हिस्सेदारी होगा वो तो राज्य और केंद्र दोनों में विभाजित होता है। लेकिन जब सरचार्ज केंद्र सरकार लगाएगी तो वो क्या होगा, वो पूरा सरचार्ज, जैसे कि 1% या 2%, जैसे आपने देखा होगा इनकम टैक्स में, अभी हम लोग इनकम टैक्स भरते रहे हैं, तो इनकम टैक्स में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, इनकम टैक्स उगाही करने का काम, उसका निर्धारण करने का काम केंद्र सरकार के पास में है। लेकिन उसका डिवीजन, उसके उन पैसों का कैसे बंटवारा होगा वो निर्धारण कैसे होता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फिनांस कमीशन, फिनांस कमीशन के आधार पर होता है, ठीक है, जो अभी हम बताएंगे आपको। लेकिन जो सरचार्ज है वो इनकम टैक्स पर भी हमको सरचार्ज देना होता है, वो सरचार्ज में राज्य की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। एक और प्रकार का टैक्स होता है, वो टोटली राज्य सरकार के पास में होता है, और द टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड appropriated बाय स्टेट्स। ये जो बहुत सारे जो आइटम हैं उसमें राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया गया है कि आप टैक्स का निर्धारण करें, आप उसको कलेक्शन करें, और उसके बाद में उसका उपयोग, एप्रोप्रिएशन मतलब उपयोग करना, उपयोग करने का काम भी आप ही करें। तो जैसे कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि वो कौन कौन से आइटम हैं, जैसे कि आपने देखा होगा लैंड रेवेन्यू, जैसे कि इनकम ऑन एग्रीकल्चर, जैसे कि आप कोई कार खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, तो टैक्सेस जो आपने देखा होगा राज्य सरकारें वसूलती है, आपको सबको मालूम होगा। तो टैक्सेज ऑन व्हीकल, ठीक है। तो इस तरह से करीब 25-27 आइटम हैं। जैसे कि इंटरटेनमेंट में सिनेमा घर, वहाँ जो फिल्में दिखाई जाती है तो विभिन्न, जहाँ जिस राज्य में वो सिनेमा हॉल होता है तो वहाँ पर उनका उस स्टेट का टैक्सेस भी उस आपके टिकट पर जुड़ा होता है। वो टैक्सेस वसूलने का काम, टैक्स का कितना % रहेगा, और राज्य सरकार हर साल उसका निर्धारण करती है, वो उसके क्षेत्राधिकार में आता है। और उसके बाद में सिनेमा हॉल का जो मालिक या उनके डिस्ट्रीब्यूटर जो टैक्स निर्धारित करते हैं, उसके बाद राज्य सरकार को उस पर से टैक्स जुड़ता है, दोनों जुड़ करके तब आपको टिकट दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो टैक्स जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार का है, वो जितना वसूलता, मान लो एक टिकट 30 रुपया का है और राज्य सरकार का उस पर जो टैक्स जो उसने फिक्स किया हुआ है 5 रुपया, तो 5 रुपया चला जाएगा राज्य सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। हर राज्य के पास में एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है, जिसमें सारे रुपए जाते हैं और सारे रुपए रिसीप्ट और ऑल मनीज एंड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर, ये दोनों इसी फंड से होता है। और इसमें जो भी पैसा खर्चा होगा
विदाउट द कंसर्निंग असेंबली से खर्चा नहीं हो सकता है, आपको अप्रूवल लेना होगा। उसी तरह से भारत सरकार का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। याद रखने वाली बात है, भारत सरकार के पास 2 फंड है। हम थोड़ा सा इसमें से डेविएट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत सरकार को जितने भी टैक्स मिलते हैं, टैक्स से जो भी पैसे मिलते हैं या नॉन टैक्स से मिलते हैं, जैसे भारत सरकार रेलवे चलाती है तो उससे जितने पैसे मिलते हैं सब कहां जाता है? इसमें, इस फंड में जाता है, ठीक है। और इस फंड से ही खर्चे वो करता भी है, लेकिन खर्चा करने के लिए क्या नियम है कि विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, खास करके लोकसभा, जो आप जानते हैं कि मनी बिल के मामले में लोकसभा सबसे सुपर है, माने ऑल इन ऑल है। राज्यसभा का मनी बिल के मामले में इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है, मात्र आपने पढ़ा होगा मात्र 14 दिन रखने का है उसको, बिल को, किसी भी चीज़ को। तो खर्चा करने का पूरा अधिकार किसके पास है? लोकसभा में। उसी तरह से राज्यों में विधानसभा को। तो ये जो इस बिना पार्लियामेंट के या लोकसभा के अप्रूवल के आप 1 रुपया भी खर्चा नहीं कर सकते। दूसरा जो फंड होता है वो होता है कंटीजेंट फंड। ये दोस्तों क्या होता है? आकस्मिक निधि इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि देश में अगर आफत आ जाए, भूकंप हो जाए, बाढ़ आ जाए, या बहुत सारी विपदाएं आती हैं, ठीक है, कोई राज्य सरकार बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में आ गया है, तो उसके लिए भारत सरकार के पास में कंटीजेंट फंड होता है। और ये कंटीजेंट बिना प्रेसिडेंट के अनुमति से इसमें भी पैसे खर्चे नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार के महत्वपूर्ण फंड हैं, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फंड है, क्योंकि उसमें रिसीट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूरा लेखा जोखा रहता है। और उसका जो ऑडिट, और आपने देखा होगा ऑडिटिंग का काम कौन करता है? इस फंड का, दोनों फंड का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हर एक साल, और पार्लियामेंट में उसको प्रस्तुत किया जाता है, वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ठीक है, कि अगर खर्चे हुए हैं। हालांकि वो पोस्टमार्टम का काम करता है, जो सीएजी है वो खर्चा होने के बाद उसका काम, माने उसका काम है, वो ये रोक नहीं सकता है, लेकिन वो ये बता सकता है कि किस फंड का कैसे डायवर्सन हुआ, कौन कौन इसके लिए जिम्मेवार हैं, जो फंड का उपयोग सही ढंग से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये सारे चीज वो पार्लियामेंट के सामने में, मतलब वो तो रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू टेबल दोज रिपोर्ट्स बिफोर द पार्लियामेंट एंड पर्टिकुलरली लोकसभा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? थोड़ा सा आज टफ सब्जेक्ट है, खैर। तो इसी तरह से दोस्तों राज्यों के पास भी बहुत सारे, जो मैंने कहा अभी कि टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स, ये उनका पूरा क्षेत्राधिकार है। उसी तरह से केंद्र का भी क्षेत्राधिकार है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी जो है वो जैसे कि भारत सरकार जब विदेश कोई सामान भेजती है या विदेश से कोई सामान आता है, चाहे वो आयात करती है, तो उस पर भारत सरकार कस्टम ड्यूटी लगाती है, और इससे जो पैसे होते हैं वो कहाँ जाते हैं? सोलली पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास जाता है। इसमें राज्य की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। उसी तरह से एक्साइज ड्यूटी, व्हाट इज दिस एक्साइज ड्यूटीज? कोई सामान जो फैक्ट्री में बनता है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का काम होता है, ठीक है, तभी वो फिर मार्केट में बिकने के लिए जाता है। आपको पहला तो कॉस्ट होता है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी मान लो रेफ्रिजरेटर, सपोज रेफ्रिजरेटर किसी फैक्ट्री ने बनाया, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो निर्धारित करेगा कि हमें कितना लेबर लगा, हमारा पूंजी कितना था, वो फिक्स करेगा। एंड देयर आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस एक्साइज ड्यूटी, ये दोनों मिलेगा, तब ये मार्केट में जाएगा ये सामान।
और एक्साइज ड्यूटी निर्धारण करने का काम किसके पास है? केंद्र सरकार के। तो बहुत सारे आइटम जो हैं वो केंद्र सरकार के पास में, बहुत सारे आइटम जो हैं वो राज्य सरकार के पास में, जो कि वो खुद लेवी करते हैं। लेवी मतलब कर का निर्धारण करना, दिस इज कॉल्ड लेवी। एंड सेकंड इज कलेक्शन। आप जानते हैं कि कलेक्शन करना, जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स कलेक्शन का काम किसके पास में है? केंद्र सरकार के पास में। केंद्र सरकार के अमले लगे हुए हैं उसमें। और आप देखते होंगे कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो सेंट्रल सर्विसेज, अभी आप यूपीएससी कंप्लीट करेंगे तो एक जो पद होता है वो होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपका बहाली जो होगा वो इनकम टैक्स कलेक्टर से होगा। प्रोबेशन पीरियड में आपको असिस्टेंट कलेक्टर 1-1.5 साल के लिए रखा जाएगा और उसके बाद में आपको इनकम टैक्स कलेक्टर बनाया जाएगा। ये जो है वो सेंट्रल सर्विसेज है। उसी तरह से सेंट्रल सर्विसेज में कस्टम ऑफिसर भी है। कस्टम का भी, कस्टम एंड एक्साइज टैक्स, ठीक है। कस्टम एंड एक्साइज ऑफिसर पद होता है, उसका काम है। आप जानते हैं, उसके वर्ड से ही आप समझ गए होंगे। ये दोनों जो सर्विसेज हैं वो क्या हैं? सेंट्रल सर्विसेज, केंद्र सरकार के जिम्मे में है। केंद्र सरकार ही उनके सर्विस का नियंत्रण करने का काम करती है, रेगुलेट करने का काम करती है, और उनका जो तनख्वाह है, माने पेमेंट, सैलरी, वो सारा पैसा देने का काम केंद्र सरकार का है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे टर्म आएंगे, जब आप पढ़ेंगे ये भारतीय संविधान, ये चैप्टर पढ़ेंगे तो एक वर्ड आएगा अक्सर, वो क्या है कि नेट प्रोसीड्स। अब बहुत सारे, मैं भी बहुत दिन तक नहीं समझता था इसको। नेट प्रोसीड मतलब क्या होता है? आप देखेंगे नेट प्रोसीड लिखा हुआ है। ये नेट प्रोसीड क्या होता है? व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब होता है कि मान लीजिए इनकम टैक्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, सपोज। अब उसके अमले लगे हुए हैं बंगाल से लेकर के, मणिपुर से लेकर के तमिलनाडु तक, क्यों? पैसा वसूलने के लिए तो उन्होंने कर्मचारी रखा हुआ है ना। जैसे इंदौर में उनके इनकम टैक्स के ऑफिस लगे हुए हैं, ठीक है। तो नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है कि जो 10,000 करोड़ रुपया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक साल में भारत पूरे जो टैक्सेबल इनकम है उससे वसूला, उसमें से जो उन्हें कर्मचारियों को वेतन भत्ते देने होंगे साल भर में, वो माइनस हो जाएगा। एंड दैट विल बी कॉल्ड नेट प्रोसीड्स, यू नो। तो नेट प्रोसीड मतलब, इसका मतलब ये होता है, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होगा, और अक्सर इस वर्ड का इस्तेमाल इस चैप्टर में किया गया है। जब धन के मामले में नेट प्रोसीड्स आप देखेंगे तो इसका अर्थ यही होता है कि जो खर्चा है भारत सरकार का, उसके अमले पर जितने खर्च हुए, उसके इस्टेब्लिशमेंट के, यहाँ पर ऑफिस चला रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो या तो किराए पर होगा वो, या उसने स्वतः बनाया होगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ माइनस करने के बाद जो एक्चुअल जो उसको फायदा हुआ, अब उसको केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा किया जाएगा। और बंटवारा कैसे किया जाएगा? आर्टिकल 280 में आपने देखा होगा कि फिनांस कमीशन, वित्तीय आयोग, उस दिन मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। वित्तीय आयोग की गठन की बात करता है। ये आयोग हर 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए, आप ध्यान दीजिए जो हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि रात में ये क्वेश्चन पूछेंगे हम, रात में 9 बजे से लेके 11 बजे तक के बीच में। 9 बजे हम क्वेश्चन पूछते हैं और 11 बजे से पहले आपको जवाब देना होता है। तो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त करता है फिनांस कमीशन को। अब फिनांस कमीशन का काम क्या है? फिनांस कमीशन का काम है कि जो, जैसे मान लीजिए कि जैसे एक टॉपिक मैंने बताया ना कि टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर एंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए क्या नियम बनाए जाएंगे, क्योंकि हर साल का नियम अलग अलग होता है, ठीक है। उसको देखना पड़ता है फिनांस कमीशन को कि किस राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक है या नहीं है, और राज्यों के हित तो नहीं मारे जा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को वो कंसिडरेशन में लेता है और उसके बाद में एक फार्मूला, नीति बनाता है, और उसी फार्मूला के आधार पर केंद्र सरकार उस रिकमेंडेशन में, सिफारिश, वित्तीय आयोग की सिफारिश को मानते हुए उसका डिवोल्यूशन करता है। डिवोल्यूशन हिंदी मतलब क्या हुआ? डिवोल्यूशन मतलब
बंटवारा करता है। तो ये वित्तीय आयोग का काम है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में ये पार्लियामेंट से अप्रूव होगा, ठीक है, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। वित्तीय मामले में आप ध्यान रखिएगा कि एक फॉर्मूला है जो अंग्रेजों ने इजाद किया। ब्रिटिश संविधान का जो डेवलपमेंट होने लगा मैग्ना कार्टा चार्टर से, थोड़ा सा मैं पीछे बता रहा हूं, तो उसमें एक नियम बनाए गए। एंड व्हाट वाज दिस नियम? वो रूल क्या था? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो बिना प्रतिनिधित्व के आप कोई टैक्सेशन नहीं लगा सकते। इसी नियम के तहत में जो उस समय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता था और हाउस ऑफ लॉर्ड्स अभी भी है, तो उन्होंने कहा कि उस समय में जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता था वो बहुत ही संकीर्ण उसका बेस था, ठीक है। तो धीरे धीरे उसमें रिप्रेजेंटेशन में बढ़ोतरी हुआ, प्रतिनिधि देने में। अब बिना प्रतिनिधित्व के आप कोई टैक्सेशन नहीं लगा सकते हैं। अब इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है कि कोई भी जो आपका टैक्सेशन है या आपके खर्चे हैं वो आप बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कंटीजेंट फंड है वो भी रहता तो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में, मतलब केंद्र सरकार के पास में रहता है। जब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं तो आप समझिए केंद्र सरकार के पास, ठीक है। लेकिन उसका खर्चा दो बातों से हो सकती है। या तो ऐसे कभी आफत और विपदा आते हैं जिसमें कि केंद्र सरकार को तत्काल राहत देना होता है, ठीक है। अब उसमें पार्लियामेंट की मंजूरी तत्काल जरूरत नहीं होती, माने उतना समय नहीं मिलता। लेकिन मान लीजिए बिहार में भूकंप हुआ या बाढ़ आ गई थी कोसी में 2011 में। अब उस समय में अगर केंद्र सरकार ये देखती कि पहले हम पार्लियामेंट से मंजूरी कराएंगे फिर पैसा देंगे, इट वुड हैव बीन वेरी मच लेट, ठीक है। तो इसीलिए लेकिन जब भी आप कोई पैसा कंटीजेंट फंड से निकालते हैं तो आपको बाद में अप्रूवल पार्लियामेंट से कराना होगा। लेकिन यह बात कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर लागू नहीं होता। यह नहीं होगा कि आप पहले पैसा खर्च कर लो उसके बाद अप्रूवल कराओ, नो। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब केंद्र सरकार बजट पास करती है, बजट प्रस्तुत करती है, तो बजट के दो भाग होते हैं जो कभी अलग से हम वीडियो बनाएंगे। पहला होता है कि बजट का अप्रूवल, कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्या क्या एलोकेशन रहेगा। मतलब मान लीजिए रेलवे के लिए कितना एलोकेशन रहेगा, शिक्षा विभाग के लिए कितना होगा, दूसरे डिफेंस पर कितने खर्चे आएंगे, उसका एलोकेशन और आवंटन हिंदी में कहेंगे, उसका ब्यौरा उसमें रहता है बजट में, ठीक है। लेकिन जब बजट पास हो जाता है तो उसके बाद में सेकेंड स्टेज क्या है? एप्रोप्रिएशन। वित्त मंत्री एप्रोप्रिएशन बिल पेश करता है लोकसभा में। व्हाट डज दिस मीन? यह है कि आप हमको खर्चा करने के लिए आदेश दीजिए, और पार्लियामेंट से अप्रूवल होने के बाद ही वो, भले ही आपका बजट पास हो गया हो डिफेंस के लिए मान लीजिए 50,000 20,000 करोड़, लेकिन आप तब तक खर्चा नहीं कर सकते जब तक कि आपको एप्रोप्रिएशन बिल से लोकसभा के द्वारा अप्रूवल ना कर दिया जाए। जब वो पास हो जाएगा, पास होने के दो तरीके हैं, या तो हाथ उठा करके हो सकता है बहुमत, या विरोधी पार्टी कह सकती है कि डिवीजन ऑफ वोट करो, यह भी हो सकता है, और वहां पर डिवीजन वोट करने पड़ेंगे। अगर डिवीजन ऑफ वोट में केंद्र सरकार के पक्ष में ज्यादा बहुमत नहीं आया तो उसका परिणाम क्या होगा? सरकार गिर जाएगी, सरकार को तुरंत इस्तीफा देना होगा प्रेसिडेंट के पास में। तो इसीलिए एप्रोप्रिएशन बिल में या बजट आवंटन में ये दो बातें सिद्ध करता है कि हमारी जो सरकार जो बजट पेश कर रही है उसको लोकसभा का पूर्ण बहुमत प्राप्त है, या राज्यों में विधानसभा का पूर्ण बहुमत प्राप्त है, ठीक है। अगर वो नहीं है, मान लीजिए एप्रोप्रिएशन बिल पास में फेल हो जाती है, तो उसे क्या करना होगा? दे विल हैव टू रिजाइन, द गवर्नमेंट ऑफ द डे को रिजाइन करना होगा और उसे राष्ट्रपति के पास में
रेजिग्नेशन लेटर देना होगा प्रधानमंत्री को कि हमारे पास में बहुमत नहीं है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दूसरे पार्टी को तलाश करेगी, जो अपोजिशन लीडर को बुलाएगी कि क्या आप बहुमत सरकार बनाने में सक्षम हैं, अगर हैं तो उसका आधार क्या है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगेगा कि नहीं, कोई भी दूसरी पार्टी की सरकार बनाने की क्षमता नहीं है, तो इलेक्शन डिक्लेयर कर सकता है, फ्रेश इलेक्शन करवा सकता है। ठीक है, सफिशिएंट। दूसरा जो ये तो हमने सारे चीज़ जो आपको बताए वो बताया है मैंने, जो टैक्सेस से प्राप्त होते हैं, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो कर से वसूली करके जो प्राप्त करती है उसके बारे में बताया। लेकिन बहुत सारे जो धन जो केंद्र सरकार के पास में आते हैं और राज्यों में, वो बिना टैक्स के आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार बहुत बड़ा एक या राज्य सरकार आर्थिक या इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बहुत बड़े पैमाने पर करती है। जैसे अब केंद्र सरकार रेलवे चलाती है, या उसके पास में पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, ठीक है, या उसके पास में पब्लिक सेक्टर के बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, जैसे कि बोकारो स्टील प्लांट हैं, सलेम में है, राउरकेला में है, दुर्गापुर में, बहुत सारे जगह हैं। और उसका जो नियंत्रण करता है वो सेल माने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो उन पर निगाह रखता है, और सेल जो है वो भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इससे जो स्टील, मान लीजिए स्टील बेचता है, मान लो कंपनी, तो पैसा किसके पास जाता है? कंपनी अपना कंपनी चलाने के लिए, बोकारो स्टील प्लांट अपने प्लांट को चलाने के लिए पैसा रखती है, और बाकी जो शेष जो पैसा है वो किसके पास जमा करती है? केंद्र सरकार के पास करती है, क्योंकि केंद्र सरकार का पूंजी लगा हुआ उसमें। ठीक है, तो केंद्र सरकार को जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर हैं, उसी तरह से राज्य सरकारों ने पब्लिक सेक्टर में फैक्ट्री लगाई हुई हैं, तो उनसे राज्य सरकार को पैसा मिलता है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, और आजकल पोस्ट एंड टेलीग्राफ में आप जानते हैं कि बहुत सारे इसके विस्तार हो चुके हैं, तो उससे पैसे आते हैं। बैंकिंग सेक्टर आप देख रहे हैं कि जितने भी बैंक हैं अभी भारत सरकार के पास में, आपने देखा होगा कि 14 + 6 20 बैंक थे। ठीक है, अब उनमें कुछ कंसोलिडेशन किया है उन्होंने, मर्ज किया है, तो ये सारे बैंक किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास। उनमें जो पैसे प्रॉफिट होते हैं वो किसके पास जाते हैं? केंद्र सरकार के पास जाते हैं, वो राज्य के हद में नहीं है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो, टेलीविज़न, जो मैंने उस दिन कहा था आप लोगों को, और एक विद्यार्थी ने मुझे पूछा था कि सर ये किसके खाते में आता है, तो आप समझ लीजिए जो ब्रॉडकास्टिंग जो है, या टेलीविज़न है, या मास मीडिया है, या सोशल मीडिया है, ये सब किसके पास में है? केंद्र सरकार के पास में। ये कोई हमारे ही देश नहीं, बल्कि विश्व के सभी देश में जो केंद्र सरकार है उसके पास है। ठीक है, तो इनसे जो पैसे आते हैं वो किसके पास जाते हैं? केंद्र सरकार के पास जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे राज्यों ने अपने स्तर पर फैक्ट्री खोला हुआ है, तो उनसे उनका जो लाभांश होता है वो राज्यों के पास जाता है। ठीक है, और मैंने बहुत सारे आपको जो टैक्सेस के अधीन जो राज्य सरकार को जो धन प्राप्त होते हैं उसके बारे में हमने बता ही दिया। अब दूसरा जो इसका जो भाग है वो क्या है दोस्तों? ग्रांट्स इन एड, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुदान। ये अनुदान दो प्रकार का होता है। पहला वैधानिक, स्टैट्यूटरी को बोलेंगे वैधानिक, और दूसरा होता है डिस्क्रिशनरी, ये होता है स्वैच्छिक। दो प्रकार के अनुदान हैं। ठीक है, अब ये स्टैट्यूटरी जो अनुदान है, ग्रांट्स इन एड है, ये किस राज्य को कितना कितना दिया जाएगा, उनका हिस्सा क्या होगा, ये निर्धारण का काम कौन करता है? फार्मूला कौन तय करता है? फिनांस कमीशन। और ये जो फार्मूला तय करता है कि तमिलनाडु को इतना पैसा मिलना चाहिए इस साल में, बिहार चूंकि आर्थिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, मान लो कोसी का बाढ़ आ गया, तो फिनांस कमीशन ने कहा केंद्र सरकार को सिफारिश भेजा कि आप जो है
इनको 1000 करोड़ रुपया दीजिए, हो सकता है बंगाल को 200 करोड़ ही मिले, ठीक है, क्योंकि फिनांस कमीशन ये देखता है कि किस राज्य की वित्तीय या माली हालत कैसी है, वहाँ पर किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा आफत आसमानी या विपदा तो नहीं हुई है, या किस राज्य का जो आर्थिक ज़्यादा संकट में है वो राज्य, जहाँ पर कि वो खुद अपने टैक्स की वसूली नहीं कर पा रहा है। देयर में भी सो मेनी रीजन्स। और इसके ये सारे फिनांस कमीशन में जो मेंबर होते हैं दे आर वेरी मच एक्सपर्ट इन फिनेंशियल मैटर्स, ठीक है, और उनके द्वारा जो फॉर्मूला तय किया जाता है उसके आधार पर ये वैधानिक ग्रांट्स इन अनुदान विभिन्न राज्यों के लिए तय किया जाता है। दूसरा दोस्तों होता है डिस्क्रिशनरी, मतलब स्वैच्छिक। संविधान में यह भी उपबंध है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो स्वैच्छिक अनुदान की व्यवस्था कर सकता है। जैसे इसमें कोई नियम फार्मूला नहीं है और ये फिनांस कमीशन के नियम के तहत में नहीं चलता है, और यही जो है एक विवाद का विषय है, बहुत बड़ा विवाद का विषय है। इसमें जो राज्य की सरकारें, जो खास करके जो अपोजिशन की सरकारें होती हैं या 1967 से चलती आई हैं, तो उनका यही कहना है कि जो केंद्र की सरकार है वो स्वैच्छिक अनुदान का दुरुपयोग करती है, और जो अपने उनके जो राज्य में जो उन्हीं की पार्टी की सरकार होती है उनको वो ज़्यादा स्वैच्छिक अनुदान देते हैं, और जो विरोधी दल की सरकार जो केंद्र में है उनके साथ में वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं। एक तो उनका ये कारण है। दूसरा यह भी देखा गया है कि केंद्र सरकार राज्यों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए और अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स एड का सहारा लेती है, और जब केंद्र में दूसरे पार्टी की सरकार हो और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार हो, अब उनको मान लीजिए कोई इलेक्शन हुआ, मान लो प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, अब उन्हें पता है कि हमें मान लो तमिलनाडु से हमें वोट नहीं मिलेगा क्योंकि वो विरोधी दल की सरकार है वहाँ सपोज, तो फिर केंद्र सरकार ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट इन एड की सहारा लेती है कि मैं आपको 10,000 रुपया दे दूंगा, 10,000 करोड़ रुपया दे दूंगा, आप हमको हमारे प्रतिनिधि को वोट दीजिए, ठीक है। तो ये एक राज्य के जो पॉलिटिकल जो व्यवस्था है उसको परोक्ष रूप से नियंत्रण करने के लिए विभिन्न केंद्र सरकार करती आई है, ठीक है। तो इस पर जो है ये भी एक बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा है जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। इसके अलावा वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, सॉरी शेड्यूल ट्राइब, संविधान में जो उपबंध है ये 2 ग्रांट तो हमने बताया ही, इसके अलावा जो वेलफेयर शेड्यूल ट्राइब आदिवासियों के लोक माने कल्याण के लिए इसमें उपबंध है कि केंद्र सरकार अलग से अनुदान दे सकती है, उसके विवेक पर निर्भर करेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो उनका जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो शासन व्यवस्था है, खास करके जो शेड्यूल 5, उसके बारे में हम अलग से आपको लेक्चर प्रस्तुत करेंगे। आपने देखा होगा उस दिन मैंने कहा था आपको कि 12 शेड्यूल हैं हिंदुस्तान के संविधान में, ठीक है। उसमें 5वां और 6ठा शेड्यूल क्या है, इसमें आर्टिकल 275 में इसका विधान किया गया है, ठीक है। ये सब जो हम आर्टिकल लिखते जाएं उसको लिखते जाइएगा, बिकॉज ये आपको खास करके अगर मेंस एग्जामिनेशन में आर्टिकल नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन प्रीलिम्स से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आप जवाब नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो ये जो स्टैट्यूटरी ग्रांट जो अभी हमने बताया था ना, वैधानिक ग्रांट, वो आर्टिकल 275 का भाग है, वो लिखिए आप। अभी हमने बताया था कि वेलफेयर शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के लिए भी ग्रांट अनुदान देने का विधान है, ये मैंने बताया। इसके अलावा तो ये जो शेड्यूल ट्राइब, उसके अलावा मैंने क्या कहा था कि जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6, आप इसको पढ़ के आइएगा, किसी दिन हम क्लास लेंगे इस पर। आपको 1 से लेकर 12 तक के शेड्यूल के बारे में पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जब हम बार बार लेक्चर में इसका उपयोग करते हैं और आपको नहीं मालूम रहता है तो फिर आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे। तो शेड्यूल 5 में क्या है,
और 6 में क्या है, तो आप देखेंगे कि आसाम, मेघालय और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो राज्य हैं, जो वहाँ के जो आदिवासी हैं, उनका जो प्रशासन है वो शेड्यूल 6 से गवर्न होता है। ठीक है, इसका मुख्य बात क्या है कि ऑटोनोमस काउंसिल बनाया जाएगा, आदिवासियों के कल्चर को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाएगा। आपने देखा होगा ट्राइबल हिल काउंसिल की स्थापना की जाती है, मैंने असेंबली तो है ही, उसके नीचे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्राइबल काउंसिल की स्थापना शेड्यूल 6 के तहत में किया गया है, सो दैट कि अधिक से अधिक जो आदिवासी भाई हैं वो उस ट्राइबल काउंसिल के हिस्सा बने। इसलिए आपने देखा होगा कि पंचायत सिस्टम जो हिंदुस्तान में लागू हुआ त्रिस्तरीय, तो वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में या शेड्यूल 6 के स्टेट में नहीं लागू हुआ। क्यों? कि वहाँ पर पहले ही से काम कर रहा था। ठीक है, और शेड्यूल 5 क्या है दोस्तों कि अदर देन जो दूसरे इलाके में आसाम या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो आदिवासी क्षेत्र है जो शेड्यूल 6 से गवर्न होता है, बाकी जगह जो आदिवासी हैं, जैसे सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जैसे झाबुआ, अलीराजपुर और धार का अधिकांश हिस्सा, ये शेड्यूल एरिया में आते हैं। जो एरिया या झारखंड का जो छोटा नागपुर बेल्ट है जहाँ पर कि अधिकांश लोग आदिवासी हैं, तो ये जो सेंट्रल एशिया का या साउथ इंडिया में जो अधिकांश जो जहाँ पर उनका संख्या है आदिवासियों का, वो शेड्यूल एरिया कहलाता है और उसको भारत सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया हुआ है। ठीक है, तो ये सभी जो है अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, बाकी जो क्षेत्रों में जो आदिवासी रहते हैं उनको उनका वो शेड्यूल 5 से गवर्न होते हैं, माने अनुसूचित क्षेत्र। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं अनुसूचित क्षेत्रों की, इसका मैं अलग से एक दिन बताऊंगा, आप लोगों को अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इस टॉपिक के मान से ये देखेंगे कि जो अनुसूचित क्षेत्र के विकास के लिए, खास करके शेड्यूल ट्राइब के विकास के लिए, उनके लोक कल्याण के लिए, या वहाँ पर प्रशासन ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यहाँ भी ग्रांट्स इन एड की व्यवस्था संविधान के द्वारा की गई है। ठीक है, माने अनुदान की व्यवस्था की गई है। और जैसे कि मैंने आपको स्वैच्छिक अनुदान कहा था, तो स्वैच्छिक जो डिस्क्रिशनरी स्वैच्छिक अनुदान, इसका उल्लेख कितना में है? आर्टिकल 282 में। स्टेज वैधानिक अनुदान तो 275 में है और स्वैच्छिक अनुदान का उल्लेख जो है आर्टिकल 282 में है। और इसी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वो अपने फंड का इस्तेमाल पब्लिक पर्पस से, माने ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत हित के लिए, फॉर द पब्लिक पर्पस, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपुल एट लार्ज, आप स्वैच्छिक अनुदान दे सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, इसी के तहत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसका बहुत बार दुरुपयोग भी किया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस कमीशन का क्या काम है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड टू फिक्स द फार्मूला, माने क्या नियम बनाए जाएंगे, फार्मूला क्या होगा जो राज्य और केंद्र के बीच में जो टैक्सों के मतलब कर के जो नेट प्रोसीड, जो अभी मैंने बताया नेट प्रोसीड क्या हुआ, जितना टैक्स कलेक्शन हुआ उसमें खर्चे माइनस करके वो उसको बोलते हैं नेट प्रोसीड। तो उनका विभाजन किस प्रकार से होगा उसका फॉर्मूला तय करने का काम फिनांस कमीशन का है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके जो चेयरमैन हैं और इसके जो मेंबर हैं उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है और उन्हें 5 साल के लिए की जाती है। ये सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हमने स्टैट्यूटरी ग्रांट जो बताया उसके भी जो रूल्स बनाए जाएंगे, किस नियम के तहत में वैधानिक अनुदान दिए जाएंगे, इसका भी फॉर्मूला वो तय करता है। इसके अलावा इसका एक और काम है कि प्रेसिडेंट उसको किसी मामले में, वित्तीय मामले में उससे सलाह मशविरा मांग सकता है और उस आधार पर वो प्रेसिडेंट को वित्तीय मामले में सलाह मशविरा देने का काम भी करता है। एक काम और है जो अभी 73वें और 74वें संविधान संशोधन हुआ, जिसमें पंचायती राज और कॉरपोरेशन को बहुत ज़्यादा
स्वायत्ता प्रदान की गई है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। तो जो राज्यों के जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, ठीक है, उनमें कैसे अधिक से अधिक रुपये की आमदनी हो, ताकि वहाँ के जो म्यूनिसिपैलिटी हैं या पंचायत हैं उनको वित्तीय सुदृढ़ता या वित्तीय मजबूती प्रदान किया जा सके, उसके बारे में भी नियम और फॉर्मूला बनाने का काम फिनांस कमीशन को 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके आधार पर उनको उनके अधिकार में बढ़ाया गया, बढ़ोतरी किया गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट काम आप समझ सकते हैं कि फिनांस कमीशन का काम है। इसके अलावा 2-3 और मैं बता देता हूं कि बोरोइंग मतलब उधार लेना, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को उधार लेने का अख्तियार है, लेकिन जब राज्य सरकार बोरोइंग करेगा तो केंद्र सरकार के परमिशन से करेगा, वो भी देश के अंदर, देश के बाहर नहीं। लेकिन केंद्र सरकार देश के अंदर से भी बोरोइंग कर सकता है और बाहर से भी बोरोइंग कर सकता है ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसको सिक्योरिटी देना होगा। हालांकि और अगर बोरोइंग ऐसा करेगा तो उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा। हालांकि अभी तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ है, और ये आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जब देश पर वित्तीय आफत आता है तब इस प्रकार के काम होते हैं, लेकिन हमारे देश में अभी तक ये व्यवस्था नहीं की गई है। एक और चीज़ है जो मैंने फिनेंशियल इमरजेंसी की बात किया था उस कल, जैसा मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो इमरजेंसी जो है आपातकाल, क्या बोलते हैं हिंदी में, और 3 प्रकार के होते हैं, आपको सबको मैं बता चुका हूं। आर्टिकल 352 एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल आर्म रिबेलियन के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, या 356 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब फेल हो जाती राज्य सरकार राज्य की, तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल 356 आर्टिकल के तहत में लगाए जाते हैं। और तीसरा है फिनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, आपातकाल, ठीक है, हिंदी होगा शुद्ध आपातकाल। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, मान लो अभी तक देश में, आपको मैंने बताया कि अभी तक हिंदुस्तान में संविधान के निर्माण होने के बाद, उसके लागू होने के बाद में कभी भी आर्टिकल 360 का प्रयोग नहीं किया गया। हालांकि 1991 में उपयोग किया जा सकता था, जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट चंद्रशेखर सरकार के समय में जस्ट बहुत ज़्यादा एडवर्स हो गया था और हम इंपोर्ट बिल को चुकाने में समर्थ नहीं थे। लेकिन हमने दूसरा रूट का सहारा लिया, हमने सोना गिरवी बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा, लेकिन हमने फिनेंशियल इमरजेंसी देश में नहीं लगाया, क्योंकि हमें डर था कि उससे हमारा जो क्रेडिट है इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता। हालांकि सोना गिरवी रखने पर भी इंटरनेशनल मार्केट में हमारा क्रेडिट डाउन हुआ ही, लोग समझ गए कि हमारी माली हालत कितना खस्ता है, ठीक है। लेकिन आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा कि अभी तक हिंदुस्तान में वित्तीय इमरजेंसी नहीं लगाया गया है। अब दोस्तों मान लीजिए सपोज कि हिंदुस्तान में वित्तीय इमरजेंसी लगा दी गई, सपोज, और वो लगाई गई है, नहीं पहले हम ये देख लेते हैं कि मान लीजिए कि हिंदुस्तान में 352 माने हमारे देश पर आक्रमण हो गया है या सशस्त्र विद्रोह हो गया है, और आर्टिकल 352 के तहत में आपातकाल लागू कर दी गई। जैसे हिंदुस्तान में कितनी बार आपातकाल लागू की गई है 352 और के तहत में, बताओ। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कितनी बार लगाई गई है, 1 वो दे देगा आपको अल्टरनेटिव 2, 3, 5, 6 ऐसे करके देगा क्वेश्चन, तो आपको उसमें टिकी लगाना है कि कौन सही है। कि बाह्य आक्रमण के आधार पर हिंदुस्तान में, बाह्य आक्रमण के आधार पर हिंदुस्तान में कितनी बार आपातकाल लगाई गई है, तो 3 बार लगाई गई है, ठीक है। उस दिन भी आपको तो बताया था मैंने, 1962 में जब चाइना का युद्ध हुआ था, फिर पाकिस्तान के साथ में 1965 में, फिर हिंदुस्तान का फिर पाकिस्तान के साथ जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ 1971 में, ठीक है।
ये तो नेहरू जी के समय में वो प्रधानमंत्री थे, ये शास्त्री जी थे प्रधानमंत्री, और ये 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। उसके बाद में 1975 में इंटरनल डिस्टरबेंस, उस समय में इंटरनल डिस्टरबेंस, ये वर्ड था इंटरनल डिस्टरबेंस मूल संविधान में, ठीक है। उसको 44वें संशोधन के द्वारा उसको हटा करके क्या लिखा गया, आर्म्ड रिवेलियन। इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर देश में 1975 में आपातकाल लगाया था। तो वो कितना बार लगाया, एक बार। तो आपको याद रखना है, एक बार लगाया। इसके अलावा जो धारा 356 के तहत में तो बहुत बार लगाया गया, कम से कम 100 से अधिक बार लगाया गया है, उसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। जब कोई भी चीज बहुत सारा जनरल हो जाता है ना, तो वो क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछता है, हमेशा ध्यान रखिए। तो चूंकि उसका इतना ज्यादा मिसयूज हो गया है कि उस पर क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। हाँ, आपसे यह जरूर पूछेगा कि केंद्र और राज्य के संबंध सुधार करने के लिए आपके विचार से क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको हम एक दिन अलग से बताएंगे कि जो सरकारिया कमीशन की जो रिपोर्ट है, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी, जिसका कि हेड था मोरारजी देसाई, इनके द्वारा जो रिकमेंडेशन हुआ, जब पुंछी आयोग की स्थापना हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट का जज था, इन लोगों के जो रिकमेंडेशन हैं उनको एक नोट बना करके कि क्या क्या रिकमेंडेशन है वो आप अपने पास रख लीजिए, और यदि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं तो वो सारा चीज आप बता दीजिए। दैट इज ए सफिशिएंट कि राज्य और केंद्र में सुधार के लिए आप क्या क्या सुझाव देते हैं। तो उसमें से करीब 30-35 सुझाव है, और आपको चूंकि 250 वर्डों में आपको लिखना है, बहुत कम में, तो आप मुश्किल से 5 या 10 जो इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन है उसको याद रखिए और उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए धारा 352 के तहत में अगर इमरजेंसी लगा दी गई है, तो उसमें क्या होगा, जो वित्तीय और जो केंद्र और राज्यों के जो वित्तीय संबंध हैं वो किस प्रकार से प्रभावित होंगे। तो अभी जो मैंने बहुत सारे जो आपको फॉर्मूले बताए हैं, उसमें प्रेसिडेंट को अख्तियार होगा कि वो राज्य और केंद्र के बीच में जो नेट प्रोसीड्स, जो मैंने अभी आपको बताया था, उसका जो डिवीजन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, ठीक है ना, या तो उसको उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता, संशोधन कर सकता है। वो फार्मूला जो फिनांस कमीशन जो फार्मूला बनाता है, उस आधार पर जो केंद्र सरकार को रुपए या मनी को डिवाइड करना होता है, उसको मानने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाध्य नहीं है, अगर देश में आपातकाल लगा दी गई है धारा 352 के तहत में। समझ गए आप। दूसरा, अगर मान लीजिए धारा 360 के तहत में वित्तीय फिनांस इमरजेंसी लगा दी गई है, तब क्या होगा। तो उसमें 2-3 बातें हैं जो हमेशा याद रखिए। केंद्र सरकार, हालांकि उस समय में राज्य सरकार भी काम करती है और केंद्र सरकार भी काम करती है, लेकिन केंद्र सरकार ये कह सकती है कि जो भी बजट पास होते हैं राज्य के विधानसभा के द्वारा, वो प्रेसिडेंट को भेजिए कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। बिना प्रेसिडेंट के स्वीकृति के आप पैसे खर्च नहीं कर सकते, या आपने जो भी बजट पास किया है उसका अप्रूवल गवर्नर के माध्यम से होता हुआ प्रेसिडेंट के पास आएगा। पहला, केंद्र सरकार यह भी निर्देश जारी कर सकती है जब वित्तीय आपातकाल है कि जो आपके कर्मचारियों के तनखे हैं उसमें भी कटौती करिए। केंद्र सरकार अपने लिए भी लागू कर सकता है। इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेज, हाई कोर्ट के जजेज, उनके भी जो वेतन हैं उसमें भी कटौती करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास में है, इफ देयर इज एन फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द कंट्री, ठीक है। आप क्लियर हो गया सबको। क्या है कि व्हाट आर द इश्यूज दैट अफेक्ट द सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस एज फार एज द फाइनेंशियल मैटर्स आर कंसर्न। वित्तीय मामलों में राज्य और केंद्रों के बीच में झगड़े का क्या क्या कारण है हिंदी में। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि केंद्र और राज्य में झगड़े का कारण, एक पहला कारण यह कि जो अनुदान के क्षेत्र में जो मैंने आपको बताया अभी डिस्क्रिशनरी अनुदान, उस क्षेत्र में राज्यों का यह आरोप है कि केंद्र सरकार अपने राज्यों, जो उनके पार्टी की सरकार होती है राज्यों में, वहां पर ज्यादा शैक्षिक अनुदान देते हैं, और जो विरोधी दल की सरकार राज्यों में है वहां पर उनके साथ में भेदभाव करते हैं।
पहला तो झगड़ा का कारण यह है। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि राज्यों का यह आरोप है कि अभी जो संविधान में जो उपबंध है वित्तीय मामलों में, वो केंद्र के प्रति ज्यादा झुका हुआ है और राज्यों के प्रति कम है। और जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में कहा, क्या कहा था कि उस समय में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये सोच रही थी कि कॉरपोरेशन टैक्स और कस्टम ड्यूटी, इसमें भी राज्यों की हिस्सेदारी होगी। लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो उन्होंने देखा कि देश में बहुत सारे विभाजनकारी तत्व अभी भी मौजूद हैं, तो केंद्र को वित्तीय स्थिति में बहुत ज़्यादा मजबूत किया जाए। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो विधान है, उसके हिसाब से केंद्र वित्तीय मामलों में ज़्यादा मजबूत है और राज्यों की हालत उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। दूसरी बात, जो केंद्र का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इलास्टिक है। व्हाट डज दिस मीन? लचीला है, इसमें बढ़ोतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अब कैसे हैं इसकी व्याख्या मैं कर रहा हूं। अब देखिए, मान लीजिए कि एक उदाहरण आपको ले लेते हैं, कस्टम ड्यूटीज अगर और एक्साइज ड्यूटी, दो मामले ले लेते हैं, या कॉरपोरेशन टैक्स। इसमें क्या होगा? जो जो देश में फैक्ट्री का विस्तार होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो उससे उत्पादन बढ़ेंगे। उत्पादन बढ़ेंगे तो इसका जो टैक्स होगा, जो उत्पादन जब कोई माल बनता है तो उसके बाद जब बाजार में वो जाएगा, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए या डोमेस्टिक मार्केट के लिए, तो हमने आपको क्या कहा कि मूल्य का निर्धारण क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस एक्साइज ड्यूटी। अब ये एक्साइज ड्यूटी किसका होगा? केंद्र सरकार का। तो जो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा देश में, जो बढ़ता जा रहा है, कोविड के कारण से थोड़ा रुक गया है, तो इससे टैक्सेस में इजाफा किसको होंगे? केंद्र सरकार का। लेकिन अगर आप देखें कि अगर मान लीजिए आप कोई स्टील का उद्योग लगाए हैं, तो वो उसके वहां जमीन कौन दे रहा है? राज्य सरकार। बिजली कौन दे रहा है? राज्य सरकार। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया, रोड वगैरह बनाने काम, जो छोटे मोटे, मैंने मेन रोड तो केंद्र सरकार के पास है, लेकिन जो छोटे मोटे जो रोड हैं, जो अंदर की रोडें हैं, कनेक्टिविटी वाली रोड हैं, वो किसके पास है? राज्य सरकार के पास में। तो संसाधन के, राज्य का यही आरोप है कि संसाधन के विकास में तो राज्य सरकार से पूरा सहयोग लिया जाता है, लेकिन जब उसका आमदनी या लाभ जो होता है वो पूरा केंद्र सरकार अपने हड़प कर लेती है और हमें उसका हिस्सा नहीं मिलता। ठीक है, एक कारण ये है। इसका एक सिंपल वानगी है कि जब देश आजाद हुआ था तो 1950-51 में केंद्र सरकार का जो आमदनी था वो कितना था? 360 करोड़ रुपया, करों से और अदर देन टैक्स दोनों मिला के। ठीक है, अभी और राज्यों का कुल जो आमदनी था वो कितना था? 280 करोड़ रुपया। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1950-51 में। अब 2006-07 का जो डाटा है उसके हिसाब से क्या है? राज्यों का 2,57,250। हम क्या देखते हैं राज्यों का? 2,57,250 करोड़ रुपया। ये 2007-6-7 का पूरे राज्यों का रिसोर्सेज है, आमदनी। लेकिन इसी पीरियड में केंद्र का कितना आमदनी हो गया? 5,48,120 करोड़। अब आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है आया। 2,57,250 करोड़ फॉर ऑल स्टेट्स और केंद्र का 5,48,120 करोड़, मतलब जस्ट डबल। और जब देश आजाद हुआ था 1950-51 में, हम क्या देखते हैं? ज्यादा का गैप नहीं था।
360 करोड़ केंद्र सरकार का था और 280 करोड़ सभी राज्यों के स्रोत थे, रिसोर्सेस। ये ऐसा क्यों हुआ है? इसीलिए हुआ है कि केंद्र का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इलास्टिक है, लचीला है, लेकिन राज्यों के जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? इन इलास्टिक है और लचीला है। इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे कि राज्य के सबसे बड़े जो आमदनी के स्रोत हैं वो क्या है? लैंड रेवेन्यू। आपको मालूम है ना ये बात? राजस्व, भूमि राजस्व। लेकिन राजनीतिक कारणों से विभिन्न राज्य सरकारें क्या कर रही है? और हमने पहले आपको एक दिन बताया था कि उन्होंने कलेक्टर लोगों ने जो कलेक्शन करना ही छोड़ दिया, उसका जो मूल्यांकन होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए लैंड रेवेन्यू में, 50 साल पहले जो होगा टैक्स वही है। क्यों? कि उनको खतरा है कि अगर हम टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स बढ़ाएंगे तो हमें लोग वोट नहीं देगा। दूसरी बात, इस आज़ादी के बाद से आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में पॉपुलेशन कितना था? जब देश आज़ाद हुआ था तो मुश्किल से 36 करोड़ थे पॉपुलेशन। नाउ इट इज गोइंग अप टू 130 करोड़। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर? प्रेशर ऑन लैंड बहुत ज़्यादा पड़ गया, जमीन पर आबादी का बहुत ज़्यादा प्रेशर, दबाव। अब जो व्यक्ति का 1-2 पीढ़ी के पहले 20 एकड़ जमीन था, अब 2 जनरेशन के बाद में क्या हो गया है? 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ जमीन रह गए हैं। माने वो इनसफिशियंट है फॉर द अपकीप ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों हम और क्या देखते हैं? तो राज्य सरकार लैंड रेवेन्यू बढ़ाने से हिचकती है और इसी कारण से यह समस्या आ रही है। राज्य का जो 60% आमदनी है वो क्या है? सेल टैक्स से आता है। सेल टैक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? बिक्री कर। और दारू बेचने से आता है, लिकर से। ठीक है, 3 स्रोत हैं उसके महत्वपूर्ण, लिकर या जिसको एक्साइज भी बोलते हैं, एक्साइज टैक्स ऑन, ये एक्साइज वो वाला नहीं, एक्साइज ऑन अल्कोहल। तो इसके कारण से हम क्या देखते हैं? बहुत सारे राज्य सरकारों को, अभी बिहार सरकार को इसको लिकर, अल्कोहल बंद करना पड़ा। क्यों? कि वहां पर महिलाएं बहुत उग्र हो गई, बोले हमारे पति दारू पी करके आते हैं और फिर मारपीट करते हैं। तो उन्होंने अंडर पॉलिटिकल प्रेशर इसको बंद कर दिया। अभी हिंदुस्तान में 2 जगह, गुजरात में और बिहार में पूरी तरह से नशाबंदी है। ठीक है, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ है? बिहार सरकार को 6000 करोड़ का नुकसान हुआ प्रतिवर्ष, जो उसको दारू बेचने से आता था। ठीक है, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? अब केंद्र सरकार तो कर नहीं रहा है, आपको संसाधन जुटाने होंगे ना। लैंड रेवेन्यू आप वसूल नहीं रहे हैं, तो यह प्रॉब्लम है जो मैं आप पर केंद्रित करना चाहता हूं। आप देखेंगे कि केंद्र के जो भी काम हैं वो क्या है? जनरल नेचर के हैं। जैसे केंद्र का ज़्यादा पैसा किस पर खर्चा हो रहा है? अपने सरकारी अमला पर खर्चा हो रहा है, दूसरा डिफेंस पर खर्चा हो रहा है, तीसरा रेलवे पर खर्चा हो रहा है। ठीक है, लेकिन राज्यों के जो खर्चे हैं वो किस पर है? लोगों के स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, जो लोगों के जो मूलभूत समस्याएं हैं, रोजगारी देने पर, ये सारे जो रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए मामले हैं उस पर राज्यों को कंसंट्रेट करना होता है। जबकि जो केंद्र सरकार का जो खर्चा है वो जनरलाइज है, उसका आम जनता से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। दूसरी बात, राज्यों का यह आरोप है कि बहुत सारे विभाग केंद्र सरकार ने जबरदस्ती खोल लिए हैं, जिसमें कि उसका कोई काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, अब यह जानते हैं कि एजुकेशन क्या है? स्टेट लिस्ट में था, बाद में उसको समवर्ती सूची में रखा गया। हेल्थ क्या है? स्टेट सूची का मामला है। लेकिन आप देखें केंद्र सरकार का लंबा चौड़ा मामला जो है वो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा है। अब तो राज्यों का ये कहना है, जो आप जो डुप्लिसिटी कर रहे हैं, जिस काम के लिए हमें संविधान ने खुद सौंपा हुआ है, उसमें आपका क्या काम है? आप डबल काम क्यों कर रहे हैं? तो जो आप
हमें जो काम संविधान ने मुझे हम लोगों को सुपुर्द किया है, उसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में धन दीजिए। और बंगाल गवर्नमेंट ने जो 1977 में तो रिपोर्ट एक कमेटी बनाई थी, उनका यह कहना है कि केंद्र का काम मात्र 4 है। पहला डिफेंस, दूसरा क्वाइन एंड करेंसी का मामला, तीसरा फॉरेन अफेयर्स और चौथा कम्युनिकेशन का मामला। कम्युनिकेशन मतलब रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वगैरह सब संचार आप जानते हैं। बाकी सारे काम के राज्य को सुपुर्द कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उनकी बात ये बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में मजबूत केंद्र इसलिए बनाया गया ताकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो वेस्टेड इंटरेस्ट, निहित स्वार्थी तत्व शुरू से रहे हैं, विभाजनकारी तत्व शुरू से रहे हैं, तो उससे बचने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत केंद्र की स्थापना की गई, जिनको कि ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय अधिकार दिया गया है। लेकिन ये कहना सही नहीं है कि केवल केंद्र को केवल 4 मामले दिया जाना चाहिए, बाकी राज्यों को दे दिया जाना चाहिए, ये गलत होगा। हाँ, इतना जरूर है कि केंद्र को अगर केंद्र की सरकार मजबूत है तो वो तब तक मजबूत नहीं हो सकती है जब तक कि राज्यों की सरकार मजबूत नहीं होगी। एक कमजोर राज्य के बुनियाद पर केंद्र मजबूत नहीं हो सकता है। तो हमें बैलेंस या संतुलित होकर के काम करना होगा। तो आपको आंसर कैसे लिखना होगा? इसी प्रकार से जो मैंने अभी बताया। थैंक यू वेरी मच।